हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस लगवाने जा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन 2021 फोर्थ सेशन में पूछे गए हैं 27 अगस्त शिफ्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, ये लिमिट का क्वेश्चन है और आज हमें कई चैप्टर से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चलो एक एक करके सबको लगाते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय। तो पहला क्वेश्चन लिमिट्स का है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स बराबर b, देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी। लिमिट्स की इस इंफॉर्मेशन से आपको a और b की वैल्यू निकालना है और 2 इंटू ए प्लस बी फाइनली बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? देखो यहां पर ये इन्फानाइट के पास जा रहा है, अगर x की वैल्यू इन्फानाइट है की तरफ टेंड कर रही है तो ये पूरा का पूरा इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट जैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है या a की वैल्यू नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है कि इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट है कि इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट हो जा रहा है। ठीक है, फिलहाल इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तो नहीं होगा क्योंकि ए और बी दोनों फाइनाइट और 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए और बी तो फिलहाल तो फाइनाइट ही होगा, है ना। तो बच्चे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? देखो इसमें एक काम करते हैं, इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग लिखा हुआ है ना, तो रेशनलाइज करके अंडरवुड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा आसान बनाता है। ठीक है, और ये हम अपने अनुभव से जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स लिखा हुआ है और ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस ए एक्स से। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे और इसकी वैल्यू बी के बराबर क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स। ठीक है, तो ये जो है सिस्टमैटिक तरीके से जब हमने लेफ्ट वाले पार्ट को लिखा तो इस तरह से बन रहा है बराबर बी। सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि एक्स की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में। ठीक है, और लिमिट्स में मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो मैंने तुमको बताया था ना कि एक्स की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखना है और फिर अंत में कुछ डिवाइड भी करते हैं। अंत में तो नहीं कहेंगे, अभी तो मिड ही चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ऊपर नीचे एक्स से कुछ एक्स से डिवाइड करें कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? देखो डिवाइड करते समय तुम लोग एक बात ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, जीरो के अलावा कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ये ध्यान रखना। जब इस तरह से बन जाए एक्स टेंड टू इनफाइनाइट लिखा हो, अननोन्स की वैल्यू निकालना हो, तो डिनोमिनेटर को देख करके आप डिसाइड किया करो कि वेरिएबल की कौन सी पावर को लेकर के हमें डिवाइड करना चाहिए। फिलहाल यहां पर तो हमें दिख रहा साफ साफ कि हम अगर x से डिवाइड कर दें तो यहां पर a हो जाएगा और यहां पे 1 माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो तुमने डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे मतलब दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो आप ये देख करके डिवाइड करोगे कि डिनोमिनेटर फाइनाइट हो जाए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो जाए। समझ में आ रही बात? तो चलो अब ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं। हमें ये हिंट मिल चुका है कि ऊपर नीचे x से डिवाइड करने पर हमें कुछ सफलता मिलेगी। तो चलो अंडर के अंदर क्या 1 माइनस वन बाई एक्स और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ए बराबर बी। समझ में आ रहा है? जब x से डिवाइड करोगे तो अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, है ना। तो और ऊपर नीचे दोनों में हमने x से डिवाइड किया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, काफी कुछ इसमें से हट गया। अब तो कितना बन रहा है? लिमिट एक्स इंटू इनफाइनाइट एक्स इंटू वन माइनस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस ए बराबर बी। देख रहे हो कितना सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहां पर ए की वैल्यू निकालना बहुत आसान है और मैंने जब तुम लोग को लिमिट्स पढ़ाया था तो उस समय अननोन्स की वैल्यू में इसी स्टेज पर कैसे सॉल्व करते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। ठीक है, तो फिलहाल x की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है, तो ये जो है ना, अगर a स्क्वायर की वैल्यू तुमने लापरवाही से ले लिया और 1 नहीं लिया तो ये इनफाइनाइट के पास ले जाएगा। देखो यहां पर सिर्फ यही एक ऐसा एक्सप्रेशन का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में इतना पार्ट जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग और माइनस वन अपॉन वन प्लस ए बराबर फाइनाइट, तो फाइनाइट फाइनाइट सब कुछ फाइनाइट फाइनाइट है, बस ये वाला रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर को जीरो कर दो, रिस्क खत्म।
जब इसे करेक्ट जीरो कर दो तो करेक्ट जीरो इंटू बहुत बड़ा नंबर जीरो ही आता है। इनफाइनाइट इंटू करेक्ट जीरो जीरो होता है, जीरो इज मोर पावरफुल। इसका मतलब अगर जीरो एग्जैक्ट है तो इनफाइनाइट भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इनफाइनाइट इंटू जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है। करेक्ट जीरो होना और टेंडिंग टू जीरो में अंतर होता है। तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, करेक्ट जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे हमने जीरो बनाया ताकि इनफाइनाइट इंटू जीरो करके जीरो आ जाए, क्योंकि और तो कोई हमारे पास तरीका है नहीं कि हम इसको कंट्रोल कर सके। भाई इतना बड़ा नंबर और अगर जीरो से गुणा नहीं करोगे तो फिर तो ये तो अपने इफेक्ट में ले जाएगा सब कुछ, है ना। तो इसको जीरो कर दो तो a की वैल्यू प्लस माइनस वन, ठीक है। और जब a की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो अगर हम बचा हुआ पार्ट देखें तो माइनस वन अपॉन वन प्लस a बराबर b आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद a की वैल्यू प्लस वन लेते हो व्हेन a बराबर प्लस वन, अगर a बराबर प्लस वन लेते हो तो b बराबर माइनस वन बाई टू आता है। और अगर a बराबर माइनस वन लेते हो, वैसे a बराबर माइनस वन नहीं ले सकते हो क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा, तो ये व्हेन a बराबर माइनस वन देन नॉट डिफाइंड, तो इसको हटाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उधर वाला केस लेना ही नहीं, ठीक है। a बराबर माइनस वन इज नॉट पॉसिबल, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो हो जाने का खतरा हो जाएगा। खतरा क्या? जीरो ही हो जाएगा। तो एक वैल्यू माइनस वन नहीं लेनी है, एक वैल्यू सिर्फ प्लस वन लेनी है, ठीक है। तो ठीक है, ए की वैल्यू जब हमने सिर्फ प्लस वन लिया तो बी बराबर माइनस वन बाई टू आ गया। तो ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू हमें माइनस वन बाई टू लेनी। तो a बराबर वन और b बराबर माइनस वन बाई टू फाइनल हो गया। a की वैल्यू हम माइनस वन नहीं ले सकते क्योंकि a बराबर माइनस वन पे जो है डिनोमिनेटर जीरो जाएगा, जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ सा हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो तुमसे क्या कहा गया? टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी जाएगी? वन माइनस वन बाई टू बराबर वन, ठीक है। तो इसका आंसर वन हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया, ए की इसका जो आंसर है वो वन के बराबर हो जाएगा। टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू वन के बराबर फाइनल होती है। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में बस आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म पहले हमने देखा था, उसको रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज करके, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ था ना, इसीलिए रेशनलाइज करने से अच्छा कोई तरीका नहीं लग रहा था। रेशनलाइज किया, उसको आगे बढ़ाते गए, एक्स की डिक्रीजिंग पावर में न्यूमरेटर को लिखा, डिनोमिनेटर को देख करके हमने डिसाइड किया कि हमें किससे डिवाइड करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर बन जाए, ऐसा समझ करके सोच करके फिर हमने डिसाइड किया कि हम x से डिवाइड करेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने x से डिवाइड किया बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ? कई टर्म्स तो ऐसे ही जीरो हो गए, जो बचा उसकी एनालिसिस करने के लिए बचा। फिर हमने क्या किया? ये इनफाइनाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने वन माइनस ए स्क्वायर को जीरो कर दिया, इसका दिक्कत ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस वन हो रही है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस वन हो रही है, तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन वन प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जा रहा है टोटली, क्योंकि हमने इसको जीरो बनाया है। हाँ, ए की वैल्यू वन और ए की वैल्यू माइनस वन रखने की कोशिश कर रहे थे। ए बराबर वन जब हमने रखा तो बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई, और जब ए बराबर माइनस वन लेने की कोशिश कर रहे थे तो भाई ले ही नहीं सकते, ए बराबर माइनस वन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ ए बराबर वन ही रख सकते हैं। तो जब ए बराबर वन ही रख सकते तो बी की वैल्यू सिर्फ माइनस वन बाई टू ही आ रही है। टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू ये ऐसे करके निकाल लेंगे, बस हो गया वन, तो फाइनल हो गया ये, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन क्लियर ना। चलो, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अननोन्स की जो वैल्यू निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जब दिया रहता है, तो बस उसी का कॉपी वैसा ही क्वेश्चन था, बस डाटा वाटा चेंज थे, बस और कुछ नहीं अंतर था, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही था कि अंत में एक्स इंटू समथिंग आता है, तो जो समथिंग रहता है उसे जीरो करना पड़ता है, बस यही कॉन्सेप्ट पर भी ये बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा मजेदार है, तुम्हारा तो चेहरा खिल गया होगा एकदम देख करके। व्हेन 0 to 1 x की वैल्यू 0 से 1 वैरी कर रही है, ठीक है, और y बराबर 1/2x स्क्वायर प्लस 2/3x क्यूब प्लस 3/4x पावर 4, देन द वैल्यू ऑफ e टू पावर 1 माइनस y एट x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 पे e टू पावर 1 माइनस y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे e टू पावर 1 माइनस y? तो भैया पहले y की वैल्यू तो निकाल लो, है ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, है ना। तो चलो तुम लोग बताओ क्या करें। y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस 2/3x क्यूब प्लस 3/4x टू द पावर 4 ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे चलता चला जा रहा है ये। तो बच्चों एक बात बताओ,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे एक्स पावर 4 बाई 4 होता तो कितना अच्छा रहता ना। ln 1 माइनस एक्स वाला जो एक्सपेंशन है उसका फायदा लेते ना। मगर क्या बताएं यार, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, पता नहीं कैसे चल रहा है। तो यार अब इसमें 4 नंबर निकालना है भाई, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तो यार करना तो पड़ेगा ना, आप छोड़ तो सकते नहीं हो, है ना। हाँ तो चलो बच्चों क्या करना चाहिए, देखो इसमें ये जो आगे 1/2 2/3 ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ना, इनको पहले ठीक करेंगे। इसको लिख सकते हैं देखो 1 - 1/2, इसको 1 - 1/3, इसको 1 - 1/4। अरे बहुत आसानी से सॉल्व हो गया यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो बच्चा इस चीज को पकड़ लेगा, जिससे भी ये चीज समझ में आ जाएगी, तो बस उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को पकड़ने वाला बच्चा श्योर सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब देखो आगे आगे वाला टर्म एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। और माइनस क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 डैश डैश, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों अब इसके बाद पहला वाला तो जान ही रहे हो क्या है जीपी है ना, बस हो गया जीपी। और प्लस एक्स कर दो और माइनस करके यहाँ पे एक माइनस एक्स और डाल दो। यार जानते हो ना, इन सबको एक्स की कमी लग रही थी, ये सब कह रहे थे कि काश एक्स होता तो हम भी कुछ बन जाते, है ना। यहाँ पर ये सारे टर्म्स कह रहे हैं कि अगर एक्स होता तो हम भी कुछ बन जाते, तो हमने एक्स दे दिया गिफ्ट की तरह, और इधर से दिया इधर से लिया, मतलब एक्स माइनस एक्स कर रहे हैं हम लोग सीधा सीधा, ठीक है। इधर वास्तव में माइनस एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कमी है भैया वो एडजस्ट कर लो, मैथ में यही तो चीज़ है कि यार जहाँ पे जो कमी हो वहाँ पे लगा दो, अगल बगल कहीं एडजस्ट कर लो उसे, और क्या है ना। चलो ठीक है, फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और उधर समझ में आ रहा है ना, एलसीएम लेके, ठीक है। और माइनस इधर ये क्या है जानते हो, ये वास्तव में किसी चीज़ का एक्सपेंशन है ना। देखो बच्चों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते हो ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। ये तुम्हें पता है, मैं फिर भी तुम्हें लिख रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर पता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है तुम्हें पता है तो मेरा काम है जल्दी जल्दी इसको लिख देना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात। और माइनस लगा दोगे, ln 1 माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई, वही जो तुम्हें लिखना था यार। देखो कितनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, है ना, तुम्हें पता है, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना माइनस ln 1 माइनस एक्स है, चलो माइनस ln 1 माइनस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स कर दिया। इसका क्या फायदा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे फायदा क्या हुआ, माइनस भी होता तो क्या फर्क पड़ता, फिलहाल यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गया और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। उधर देखो कितना आ रहा है, प्लस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गई बात। अच्छा अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, y की वैल्यू तो ये आ गई। अब इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों कि e टू पावर 1 माइनस वाई की वैल्यू निकालो x बार 1/2 पर। तो x बार 1/2 पर आपको सब कार्यक्रम करना है। तो x बार 1/2 पर y की जो वैल्यू आएगी उसको यहां रख देना है। x बराबर 1/2 पर y की जो वैल्यू आएगी वो यहां रख देना भाई। e टू पावर 1 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, y की वैल्यू तो ये है। और x बार 1/2 पर जो भी हो रहा हो, मतलब y की जो वैल्यू आ रही है उसको यहां रखना है, ठीक है। तो आपको निकालना है वैल्यू e टू पावर 1 माइनस वाई एट x बार 1/2। तो भैया पहले x बार 1/2 रख के इसमें वैल्यू ही निकाल लेना। x बार 1/2 रखने पर क्या होता है, देखो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस ln 1/2, ठीक है, बराबर कितना आएगा, बराबर 1 प्लस ln 1/2। तो आपको क्या मिल रहा है, y बराबर 1 माइनस ln2 मिल रहा है। इसको 1/2 को ln2 करके माइनस कर दिया यार बाहर, तुम समझा करो, है ना। तो ठीक है, यहां से आ रहा है 1 माइनस वाई बराबर ln2, करेक्ट। 1 माइनस वाई बराबर ln2 हमने यहां से खोज खास करके 1 माइनस, भाई जब y बराबर 1 प्लस ln2 मिल रहा है तो 1 माइनस वाई बराबर कितना, माइनस ln 1/2 मतलब ln2, है ना। तो ठीक है, y बराबर 1 माइनस ln2 लिख करके हमने 1 माइनस वाई बराबर ln2 लिख दिया। बस इसी की जरूरत थी तुम्हें, बस इसी को उठा करके यहां रख दो, ठीक है। तो e टू द पावर ln2 कर दिया बराबर 2, इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 1 अरे इसका आंसर 2 के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा तुम्हें ये सब सारी कहानी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, रिमाइंडर व्हेन 3 into 7 पावर 22 प्लस 2 into 10 की पावर 22 माइनस 44 इज डिवाइडेड बाई 18। आपको रिमाइंडर निकालना है इसमें अगर 18 से डिवाइड किया जाए,
अब ये कोई 18 का टेबल से तो सॉल्व होगा नहीं कि तुम 18 1 जाए 18, 18 2 जा 36 ऐसा करने लगो। तो इस क्वेश्चन में बताओ अच्छा किस चैप्टर क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, बाइनोमियल थ्योरम का। वेरी गुड, सही जवाब, ठीक है। अब इस पर कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का तो बड़ा अच्छा जवाब दे रहा है। कैसे करोगे ये बताओ। 18 से डिवाइड करना है और 7 यहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 6 या 18 होता है, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 9 के बगल में है, 2 9 या 18 होता है। बस इतना जिसको समझ में आ गया समझ लो लगभग कर ही लिया है। इसको क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस 6 की पावर 22 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 9 की पावर 22 माइनस 44, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो लिख सकते हो। अच्छा इसको 3 इंटू यहां पे क्या ले सकते हो, 1 प्लस, जानते हो ना इसके हर आगे वाले टर्म में 6 आता चला जाएगा, ठीक है, एक में 6 आएगा, फिर 6 स्क्वायर आएगा, जानते हो ना एक्सपेंशन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, 22c0 प्लस 22c1 इंटू 6 और प्लस 22c2 इंटू 6 स्क्वायर, ऐसे करते करते पहला वाला, ठीक है, और दूसरा वाला चलो लिख ही के चलता हूँ, ठीक है, और प्लस दूसरा वाला देखो भैया 22c0 प्लस 22c0 इंटू 9 है ना, 22c1 फिर उसके बाद 9 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। कितना लिखें यार इसमें, तुम लोग समझा करो, माइनस 44, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो इसका लाभ क्या मिला जो हमें लेना है, इसमें मिल रहा है 3 और 1 प्लस 6 इंटू लेमडा, ऐसा कह सकते हैं, है ना भाई। इसके बाद तो सब में 6 है ना, तो 6 इंटू लेमडा लिख दिया, ठीक है। उधर देखो क्या हो रहा है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस, देखो ये तो 1 है ना, जैसे यहाँ पे 1 था वैसे यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 9 इंटू, इसको हम क्या कह दें, ठीक है, माइनस 44। फाइनली ये बन रहा है। तो तुम्हारा जो ये पूरा एक्सपेंशन था ना, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, अब तो तुम्हें समझ में आएगी यहाँ तक क्या है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सपेंशन है ना वो इस तरीके से बन रहा है। इसको जब एक्सपैंड किया 3 1 प्लस 6 इंटू लेमडा, इसको 1 प्लस 9 इंटू के माइनस 44। अब यहां से कितना आ रहा है, 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे 18 लेमडा, और इधर कितना 18 के प्लस 5 माइनस 44। देखो कितना आसान हो गया ना, और 18 कॉमन ले लो, लेमडा प्लस के, और यहाँ पे माइनस 39। अच्छा चलो बच्चों ये बताओ, जो ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये है, और 18 से डिवाइड करना है तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसको देख के बताओ। अगर तुमने यहां तक कर लिया और यहां तक अगर तुम गड़बड़ा जाओगे तो भी फिर क्या फायदा हुआ इतना कुछ करने का। आप जब मंजिल की तरफ बढ़ो तो जब तक अंतिम काम न कर लो तब तक ये मानो कि अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही, ठीक है। ये नहीं कि जो है खरगोश की तरह, खरगोश कछुआ दौड़ रहे थे जमीन पे, तो खरगोश ने देखा अरे मंजिल एकदम सामने, थोड़ा सा आराम कर लें, कछुआ भी आएगा तो अभी हम दौड़ के फिर जीत लेंगे। तो फिर क्या हुआ, खरगोश को नींद लग गई, और जब खरगोश को नींद लग गई तो कछुआ आगे बढ़ गया। इस कहानी का मतलब ये होता है कि सफलता प्राप्त करने के रास्ते पर कभी सोना नहीं चाहिए, ठीक है, नींद नहीं मारनी चाहिए। वैसे खरगोश कछुआ वाला जो कंपटीशन था वही गलत था, जानते हो क्यों, क्योंकि जमीन पे दौड़ाया गया था। पानी में दौड़ा लेते समझ लेते कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। तो इनजस्टिस तो पहले ही हो गया था कि जमीन पे क्या दौड़ाया, खरगोश तो वैसे जीत जाएगा, है ना। पानी में दौड़ा के देखते तब कौन जीतता समझ में आता, है ना। तो फिलहाल तुम्हें समझाने के लिए होता है कि आप लोग इन कहानियों से ये समझो। अब जैसे अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग है, चिराग रगड़ते हो तो उसमें से जिन निकलता है, कहता है कि क्या चाहिए आका वाका, ऐसा कहता है ना। तो ये चिराग क्या है, ये तुम्हारी किताबें हैं, इनको जितना रगड़ोगे जितना पढ़ोगे, हाँ, इसमें से उतनी ताकत डेवलप होगी। और तुमसे पूछे क्या चाहिए, बता देना क्या चाहिए, आईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, जॉब चाहिए, खुशियाँ चाहिए, दूसरों की सेवा करने के लिए कुछ चाहिए, है ना, पैसा चाहिए, जो चाहिए मांग लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अब माइनस 39 यहाँ पर बचा हुआ है। जब 18 से डिवाइड करोगे तो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, लेमडा प्लस के माइनस 36 प्लस 36 कर लो, देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं क्या होता है। तो 18 और लेमडा प्लस के, और यहाँ पर -2, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। थोड़ा सा इधर छोटा हो गया वैल्यू, है ना, मतलब कि 0 के नज़दीक आ रहा है कुछ कुछ वैल्यू, है ना। मगर अभी भी तुम जब 18 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कह सकते कि -3 रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 18 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर
पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर तुम जो है एक काम और कर सकते हो, 18 लैम्डा प्लस के माइनस 2 और माइनस 18 प्लस 18 कर सकते हो। ठीक है, 18 थोड़ा सा ले लिया उधर एक्स्ट्रा, है ना, देखते हैं क्या होता है। और इधर जो बन गया, तो इधर क्या बन गया, 18 लैम्डा प्लस के माइनस 3, यही बच रहा है ना, माइनस 3 और उधर प्लस 15 बन गया। यहां पर देखो जब 18 कॉमन लोगे तो -2 -1 -3 बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप करके ऐसा कर लिया। वैसे यहां पे भी तुम्हें समझ में आ रहा था, 18 × 3 54 54 माइनस कर लो प्लस कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा कि जो है 15 इसमें रिमाइंडर है। ठीक है, तो 18 18 36 और 36 से आ गया 18 और जोड़ दोगे तो 54 और 39 और 54 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। तो तुम यहां पर भी ये काम कर सकते थे, 18 × लैम्डा प्लस के और -54 प्लस 54, जस्ट ये पॉजिटिव हो जाए, ये उद्देश्य लेकर के हम अगर करना चाहते तो ऐसा कर सकते थे। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर समझाने के लिए मैंने ऐसा तुम्हारे लिए कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे +15। अब तुम जब 18 से डिवाइड करोगे तो 15 नहीं कट पा रहा है, 15 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। हाँ, और बाइनोमियल थ्योरम में मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो रिमाइंडर वाली बातों को मैंने तुम लोगों को बता रखा है, तो वहां पर भी जाकर तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये जो आंसर है इसका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर फाइनल होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार था और इसको सॉल्व करके हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये 3D का क्वेश्चन है और वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अ प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। वाह 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 वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करें, और दो प्लेनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे तीसरा प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन देख रहे हो, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक प्लेन है। तो वास्तव में ये जो कॉमन लाइन है ना, कॉमन लाइन से ही ये पास करेगा। ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे को कॉमन लाइन पे काट रहे, मतलब ये दोनों तो काट रहे हैं, वहां से पास करना है इस प्लेन को, तो जाहिर सी बात है वो भी कॉमन लाइन पे ही इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अ प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, और इसको एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में लिख लें, इस r बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। जब यहां पे रखोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 6y और प्लस z -4 बराबर 0। सही है, ये वाला प्लेन ऐसे r बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया। अच्छा, अब यहां पर भी वही काम करो, यहां पर कितना आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6z -2 बराबर 0। तो पहले प्लेन्स को हमने 3D वाले फॉर्म में लिखा। अच्छा चलो, इस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, और ये प्लेन के बारे में दिया पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा चलो ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 6y, इसको मैं इधर न लिख करके इधर नीचे लिखता हूं ना। तो 2x प्लस 6y प्लस z -4 प्लस लैम्डा टाइम्स, तुम लोग बोलते चलो, 3y और प्लस 6z -2 बराबर 0। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन को लिख दिया। कैसे लिखा, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, ये वाले रूल से आपने लिख दिया। ठीक है, और इस प्लेन को थोड़ा सा और सही से लिख लिया जाए, x इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 6 प्लस 3 लैम्डा। पढ़ने में दिमाग लग रहा है ना तुम लोगों का, कुछ बच्चे इधर उधर बदमाशी कर रहे होंगे, मुझे पता लग रहा है। ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगाओ इस पर। 6 प्लस 3 लैम्डा और प्लस z के साथ क्या हो रहा है, 1 प्लस 6 लैम्डा। ठीक है, और -4 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। और इस प्लेन के बारे में दिया हुआ है कि भैया ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस ये है और ये प्लेन ऐसा है। ठीक है, तो ये इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। भैया अगर ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है, भैया यही तो दिया हुआ है y एक्सिस के पैरेलल है ये प्लेन। तो जब ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो तुम y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज है 2 प्लस 2 लैम्डा
2 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है। और वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होता है 0 1 0 मानते हैं ना हम लोग, पता है ना तुम्हें भाई। इसको इस तरफ का वेक्टर क्या है, सिर्फ जे, सिंपलेस्ट फॉर्म ले लो जे। तुम यहाँ पे 0 2 0 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। 2j 3j 4j, तो 0 1 0 सेम डायरेक्शन रेशियो, अगर तुम कहो 0 2 0 सेम डायरेक्शन रेशियो, 0 3 0 कहोगे सेम डायरेक्शन रेशियो। मतलब सेम डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब कि एक ही डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं सारे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है जे भी कह सकते हो, 2j भी कह सकते हो, 3j भी कह सकते हो। तो इन सारे डायरेक्शन 0 1 0 या 0 2 0 या 0 3 0 जो भी डायरेक्शन रेशियोज कहो तो वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं 0 1 0, ठीक है। तो 0, और मैं कह रहा हूं 0 2 0 0 3 0 सेम डायरेक्शन रेशियो। तो अगर तुम जैसे मैं कह रहा हूं कि वाई एक्सिस का 0 3 0 है, तो ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड कर दो तो ये 0 1 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि 1 1 1 का रेशियो वही है जो 2 2 2 का रेशियो है, तो मैं कहूं डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 या कहूं डायरेक्शन रेशियो 2 2 2, तो बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 2 2 2 में आप 2 से जब डिवाइड कर दो तो 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है डायरेक्शन में दोनों बताने, चाहे 1 1 1 कहो चाहे 2 2 2 कहो। ऐसे यहाँ पे 0 1 0 कहो चाहे 0 3 0 कहो चाहे 0 2 0 कहो, वो सेम डायरेक्शन में आपको ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट लिख देते हैं 0 1 0, ठीक है। तो ये अब ये परपेंडिकुलर तो मल्टीप्लाई करके देख लो भैया क्या आ रहा है। तो 0 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 0 इंटू 1 प्लस 6 लैम्डा बराबर 0। तो यहां से लैम्डा बराबर -2 आ गया, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, बस यहाँ पे -2 रख दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपने लिखा था अभी यहाँ पर, ठीक है, इसी में आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू -2 उठा के रख देनी है, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पर उठा के रख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू -2 रख देनी है, ठीक है। इसको भी हटा दूं तो -2। अब देखो कितना आएगा, 2x - 4x, तो -2x आया, ठीक है। और 6y - 6y 0y, ठीक है। और z - 12z मतलब -11z, और -4 और +4 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दे, +0 बराबर 0। कुल मिलाकर क्या आया, 2x + 11z बराबर 0, ठीक है। तो बस यही दोनों तो बच रहे हैं, बाकी सब तो 0 कहानी हो रही है ना। तो 2x + 11z बराबर 0 ये आ गया। तो 2x + 11z कहीं पे दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, 2x + 11z ये दिखाई दे रहा है। ये आंसर हमारा फाइनल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन लाइन ऑफ टू प्लेन्स पर बेस्ड है कि कोई प्लेन अगर कॉमन लाइन से पास करे तो p1 + लैम्डा p2, मतलब एक प्लेन का एक्सप्रेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन का एक्सप्रेशन, ऐसा करके है ना बराबर 0 कर देना है, ठीक है। तो p1 + लैम्डा p2 बराबर 0 ऐसा हम कहते हैं। तो ये एक अगला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से हम इसके आगे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, ये perpendicular tangents are drawn from an external point P to the parabola y square बराबर 16x - 3 then the locus of the point P। वाह, एक बात बताओ, तुम लोगों को अगर ये याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हो तो ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर आता है ना, आपको पता है ना कि अगर दो टेंजेंट्स खींचे जाए पैराबोला पर और दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उस पॉइंट का लोकस निकालना हो जहां से दो टेंजेंट्स खींचो और परपेंडिकुलर आए, दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर होता है। और ये x + a बराबर 0, ठीक है। आपको सिंपली इसका डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेना, काम हो गया, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालो। इसको y स्क्वायर बराबर 16 कैपिटल X कर दिया, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x + a बराबर 0। भाई इसको पहले हमने कैपिटल Y कैपिटल X वाले फॉर्म में, इसको भूल जाओ। अब ये देखो इसी फॉर्म में है ना ये वाला, तो ठीक है। तो उसे हमने पहले इस तरह से लिखा, तो x + a बराबर 0 डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। मगर बेटा कैपिटल S जगह x - 3 रखोगे और a की वैल्यू 4 a बराबर 16 तो ये 4 रखोगे, तो x बराबर कितना जाएगा, x + 1 बराबर 0, x - 1, ठीक है। तो x - 1 लोकस हो गया, मतलब वही डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो x - 1 इसका आंसर फाइनल हुआ, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यार, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना।
लगे हाथ, ये भी तुमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 आप π/4 z1 and z2 satisfy mod z minus 3 बराबर रियल z, then the sum of imaginary part of z1 plus z2, कुल मिलाकर के y1 plus y2 निकालना है तुम्हें, और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और मॉड z माइनस 3 बार रियल z दिया हुआ है, ठीक है। तो z1 z2, तो ये सारी बातें सबको मिला करके बस तुम्हें y1 प्लस y2 निकालना है। तो इसमें देखो ये जो देख रहे हो ना, इससे कोई ज्योमेट्री का अंदाजा नहीं लग रहा है ना। और ठीक है, तो जब ज्योमेट्री का अंदाजा नहीं लग रहा है तो x प्लस आई वाई लिखने में कोई बुराई नहीं है। मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी मैंने क्वेश्चन कराया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैंने तुम लोग को बताया था, याद करो उस चैप्टर में, कि अगर तुम्हें ज्योमेट्री समझ में आ जाती है तो ठीक है, और अगर ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही है तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, ऐसा z1 z2 सबको मान करके फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2, z1 को हमने क्या मान लिया, x1 प्लस आई वाई वन मान लिया, और z2 को हमने मान लिया x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। z1 और z2 जब तुमने ये मान लिया है तो इसको फिर इस पर रखेंगे, रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस करते चलना है, घबराना नहीं है। x1 प्लस आई वाई वन, और जल्दी मंजिल हमें मिलेगी, माइनस x2 माइनस आई वाई टू बराबर π/4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट x1 माइनस x2 बोलते चलो प्लस आई वाई वन माइनस वाई टू बराबर π/4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे भैया, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 बराबर π/4। यहां तक समझ में आ रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 बराबर 1, ठीक है, tan π/4 1। तो y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो ये एक हमें फायदा मिल गया वो आर्ग्यूमेंट वाले इंफॉर्मेशन से, ठीक है। चलो अब इसके बाद, इससे तो चलो समझ में आ गया, y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 बराबर 1, ठीक है ना ये। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसको पकड़ेंगे x1, और ये z1 z2 इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि z1 माइनस 3 का मॉड भी रियल z1 के बराबर होगा, और साथ साथ z2 माइनस 3 का मॉड भी रियल z2 के बराबर होगा। तो चलो x1 प्लस आई वाई वन यहाँ पे रख दिया जाए, देखते हैं क्या होता है ना। -3 का मॉड बराबर, और रियल z1 x1 की z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन है, तो रियल z1 x1 होता, ठीक है। अब यहां से आ गया x1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर x1 का स्क्वायर। कैसे, अरे वो अंडर लगा रहता है, अंडर हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। x1 माइनस 3 एक साथ ले लिया ना, x1 माइनस 3 प्लस आई वाई वन, तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ये, ठीक है। अंडर लगा था और अंडर हटाने के चक्कर में यहाँ पे जो x1 था उसका स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x1 प्लस y1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर। ये दोनों काट पीट दो, तो y1 स्क्वायर माइनस 6 x1 प्लस 9 बराबर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद इधर देखो, इधर x2 प्लस आई वाई टू माइनस 3 मॉड बराबर x2 हो जाएगा, और यहाँ पे वही सेम काम हम कर रहे हैं जैसे इधर वाले में किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और विद अंडर साइन बराबर x2, तो जब अंडर हटाओगे तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या बन रहा है, ये भी वही बन रहा है, देखो एकदम वैसा ही बन रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, आ रहा है ना, ये दोनों कट गया। तो यहाँ से आ गया y2 स्क्वायर माइनस 6 x2 प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं, x1 x2 y1 y2, इसमें ये रिलेशन है और ये दोनों में रिलेशन है। अब एक काम करते हैं, y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 का फायदा लेने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दे। साफ साफ दिख रहा है यार, माइनस कर देना चाहिए हमें, साफ साफ दिख रहा है कि हमें माइनस करके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और माइनस 6 x1 माइनस x2, और 9 तो वैसे ही कट गया बराबर 0। कितना समझ में आ गया। तो y1 माइनस y2, y1 प्लस y2, y1 माइनस y2 और माइनस या बराबर 6 x1 माइनस x2, ऐसा लिख सकते हैं। सही है, माइनस करने के बाद ये सब है। तो y1 प्लस y2 अपॉन 6 बराबर x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। बच्चों यहां तक समझ में आ गया। और तुम्हें पता है
कि y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 बराबर 1 है, तो जाहिर बात है ये भी 1 के बराबर होगा। तो y1 प्लस y2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो y1 प्लस y2 6 के बराबर है और ये हमने कर लिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देन द सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z1 प्लस z2, मतलब आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, आंसर y1 प्लस y2 बराबर 6 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है, तो यहां पर हमने कैसे सॉल्व किया, कुल मिलाकर के हमने आर्गुमेंट वाले रिलेशन से ये निकाला। ठीक है, और जो मॉड का रिलेशन था उससे ये और ये निकाला, इसमें माइनस किया ताकि इसका फायदा मिल जाए। बस y1 प्लस y2 की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ, लेट देयर बी टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। यहां पर दिया हुआ दो नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, दो सर्कल हैं, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है 5 सेंटीमीटर, पर दोनों का सेंटर सेम नहीं है। ठीक है, तो नॉन कॉन्सेंट्रिक दिया हुआ है, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कॉनिक सेक्शन का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जानते हो ये कैसे सॉल्व होगा, किताबों में बड़ा अजीब तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो कुछ किताबों में एक तरीके से सॉल्व किया है, कुछ किताबों में एक तरीके से सॉल्व किया। मैं तुम्हें सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व कराता हूं कि ये कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो दो नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हैविंग सेम रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर एट द पॉइंट 1, 2। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को कहां पर टच किया, 1, 2 पर टच किया। ठीक है, एंड द कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल्स एट P। और ये जो P पॉइंट है यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है 4x प्लस 3y बराबर 10। समझ में आ रहा है? और इन दोनों का जो रेडियस है वो 5 है, ये 5 और ये 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 5 और ये 5। हाँ, इफ सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर C1 जो है वो अल्फा कामा बीटा है, और ये जो है C2 ये है ये, ठीक है, गामा कामा डेल्टा, ऐसे करके। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है इसका, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, इन दोनों को सम कर लेना, इन दोनों को सम कर लेना, सेंटर निकालना है मतलब। तो सेंटर निकाल करके एब्सिसा ऑर्डिनेट को सम कर करके मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसका मॉडुलस कर देना है और आपको बताना है कि वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों देखो, इसका जो स्लोप है इसको मैं करता हूं उससे, इसको फैमिली ऑफ सर्कल से करूंगा तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। फैमिली ऑफ सर्कल से कई जगह सॉल्व कर दिया गया है, इसको मैं तुम्हें कराता हूं वो पैरामीट्रिक फॉर्म से, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 है, तो देखो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -4/3। तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा, इसको मैं अगर m1 कह दूं तो इसका स्लोप होगा m2 बराबर 3/4। ठीक है, और tan के लिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है tan थीटा तो हमें पता है, tan थीटा 3/4 है, तो sin थीटा 3/5 होगा, cos थीटा। इससे बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा यार, मतलब एकदम बिलीव नहीं करोगे यार, बहुत लेंथ में डिफरेंस आ जा रहा है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया, तो यार इसका cos थीटा sin थीटा सब पता है यार, तो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ना, x - 1 अपॉन cos थीटा, याद है फॉर्मूला? x माइनस जो डिस्टेंस फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म द स्ट्रेट लाइन है, तो x - 1 अपॉन cos थीटा बराबर y - 2 अपॉन sin थीटा बराबर +- r वाला जो रूल होता है ना, बस ये जो फार्मूला होता है बस वही लगा दो यहाँ पे। तो x - 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी, 4/5। हाँ, और y - 2 अपॉन sin थीटा की वैल्यू 3/5 और बराबर +- r की वैल्यू डिस्टेंस कितना है 5, तो मतलब यहाँ +- 5 करना है, तो मतलब एक बार +5 करना है और एक बार तुम्हें -5 करना है इसी को। ठीक है, सो कॉपी करके इधर कर दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये करना है और एक बार यहाँ पर ये -5 करना है, बस। तो +5 करने से एक तरफ का पॉइंट आ जाएगा, -5 करने से दूसरी तरफ का पॉइंट आ जाएगा, बस यही करना है। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आया, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 2 5। ठीक है, ये आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 5। ठीक है, ऐसे समझ लो।
अच्छा चलो अब इधर देखो, x की वैल्यू -4 और -3, ठीक है, -4 + 1 -3। y की वैल्यू कितनी आ रही है इधर देखो, मल्टीप्लाई -3 तो -1, ठीक है, तो -3 का -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गामा और डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और -1, बस हो गया। अब यार इसके बाद तुम्हें वैल्यू क्या निकालनी, ये तुम्हें पता चल गया, ये पता चल गया, अब बचा क्या, अब आंसर निकालना बचा है कि नहीं। चलो इसके मॉड की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, 5 + 5 मतलब 10, और उधर -3 -1 मतलब 4, तो ये 10 4 40 आंसर, मॉड लगा हुआ इसलिए 40 हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर 40, ठीक है। तो ये जो है ना पैरामीट्रिक फॉर्म से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। देखो कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, मगर तुम वो तरीका लगाओ जिससे सबसे कम समय में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, लेट अ कर्व p y-2 का होल स्क्वायर बराबर x - 1, ठीक है, एक कर्व दिया हुआ है। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व p एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, अच्छा, टेंजेंट खींचा जा रहा है, देन द एरिया बिटवीन द टेंजेंट कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का क्वेश्चन है, और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एकदम बढ़िया नंबर देता है जब तुम उसके बारे में समझ लेते हो कि आखिर इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम तो बड़े आसानी से y² = 4ax वाले से ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के पैराबोला है। आपने क्या किया, इसको थोड़ा इधर नहीं इधर बनाते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये जो है ना, ये जो y² = 4ax होता है ना, उसको राइट में 1 यूनिट शिफ्ट करना है और ऊपर 2 यूनिट शिफ्ट करना है। ये है इसका डायग्राम, ये है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है 1, 2, ध्यान दो, x 1 यूनिट राइट गया, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है 1 यूनिट इधर गया। x - 1 को देख के लग रहा है, पता चल रहा है कि उधर गया होगा, और y - 2 को देख करके लग रहा है ये ऊपर गया होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो 1, 2 वर्टेक्स, ठीक है। और वर्टेक्स से ही समझ लेते हैं ना किधर जाएगा, इधर उधर, है ना। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व p एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट 3 यहाँ पर कहीं समथिंग, 3 है, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो भाई y की वैल्यू 3 यहाँ पे रख के देख लो, तो 3 - 2 जो कर्व है, पहले कर्व लिख देता हूँ, तो y - 2 का होल स्क्वायर बराबर x - 1, तो y बराबर जब 3 रख दो तो कितना आएगा, 1 बराबर x - 1, x बराबर 2 आएगा, ठीक है। तो वास्तव में ये 2, 3 है, ठीक है। तो x बराबर y बराबर 3 रख करके x की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, 2, 3। यहाँ से टेंजेंट खींचना है, ठीक है। तो चलो भैया टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे टेंजेंट खींच दिया, अच्छी बात है। तो इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व p एट द पॉइंट, और एक बार बता दूं तुम्हें, ये जो पैराबोला है ना, ये जाके इसको नीचे कट भी करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम, चेहरा सुधार कार्यक्रम चला दूं थोड़ा, है ना, नहीं तो तुम कहोगे अरे सर एरिया कहाँ बन रहा है, ऐसे समझ लो जा रहा है, ठीक है। भाई इसमें y बराबर 0 करोगे x की वैल्यू आएगी यार, अच्छी खासी, है ना। हाँ, तो फिलहाल जो है पैराबोला बना। अब ये पैराबोला ऐसे पैरेलल थोड़ा ना चला जाएगा, ऐसे करके थोड़ा चला जाएगा, ये काटेगा ना इसको, ठीक है। हाँ, देन द एरिया बिटवीन द टेंजेंट कर्व एंड एक्स एक्सिस, मतलब इस एरिया की बात हो रही है पूरी, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालोगे, तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें करना ये होगा कि यहां से यहां तक इसमें से इसको माइनस करके इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ रहा है, देखो ये, और ये जो मैं कह रहा हूं माइनस करके, तो इसको x बराबर लिखना है, इसको भी x बराबर करके। देखो हम लोग एरिया दो तरीके से निकालते हैं, एक तो x एक्सिस के अलॉन्ग fx dx करके निकालते हैं, या y1 - y2 y का डिफरेंस ले लेते हैं और dx कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे होता है डायग्राम, देखो मान लो ऐसे और ऐसे, और ये एरिया आपको निकालना है बीच वाला, ये y1 बराबर, मतलब ऊपर वाला जो है मान लीजिए f1x है ना, और ये वाला मान लीजिए f2x है, y1 y2 भी कह सकते हैं। तो और a से b तक एरिया निकालना, जब x एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, मतलब dx इस पर होता है, तो f1 माइनस, जब हम y का डिफरेंस लेते हैं तो dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे ही हम लोग, जैसे ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, ये या इस एरिया की बात ना करें, हम ऐसे कहें, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और आपको यहाँ से यहाँ तक ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये x1 बराबर के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, ये x2 के फॉर्म में दिया हुआ है कुछ, तो आप x1 माइनस x2 कर लेते हो और dy कर लेते हो, फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये dy,
ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया, ये वाला एरिया पहले निकाल लेते हैं, ये इतना सा एरिया। तो पहले x का डिफरेंस ले लेते हैं और फिर dy कर लेते हैं। तो x का डिफरेंस इंटू dy, ऐसे करके हम y एक्सिस के लॉन्ग भी निकाल लेते हैं, और x एक्सिस के लॉन्ग निकालने के लिए y का डिफरेंस इंटू dx कर लेते हैं। तो तुम्हारा जो मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर ये जो कर्व दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है वास्तव में x बराबर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दो, x बराबर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये भी x के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, कैसे? यहां पर टेंजेंट खींच करके। तो चलो इसका टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लोप पता चल जाए तो काम चल जाए। तो यहां पर स्लोप कैसे पता चलेगा? इसको डिफरेंशिएट करो ना यार, देखने के लिए है क्या, डिफरेंशिएट करो। तो 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन वाई, नहीं 1 अपॉन 2 वाई माइनस 2, यही है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब y की वैल्यू क्या रख देना है? y की वैल्यू 3 रख देना है यहाँ पर। अरे यहीं पे तो टेंजेंट निकाल रहे हो, तो y बराबर 3 रख दो। x थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, डरो। मतलब अगर x लिखा हो तो x भी रखते हैं यार, फिलहाल सिर्फ y रखना है। 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप है इसका 1/2 के बराबर है। इसका जो स्लोप है 1/2 है, ठीक है। ये जो स्लोप है ये 1/2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3 बराबर 1/2 इंटू कितना? y माइनस 3 बराबर 1/2 इंटू x माइनस 2, ठीक है, ऐसे। तो ये लाइन की इक्वेशन भी आ गई भाई। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई। तो y माइनस 3 बराबर 1/2, या इसको ऐसे लिख दें 2y माइनस 6 बराबर x माइनस 2, या x बराबर 2y माइनस 4, ठीक है। तो x बराबर 2y माइनस 4, यहाँ पे 2y माइनस 4, समझ में आ रहा है? तो x बराबर ये आ गया और यहाँ पर x बराबर 2y माइनस 4, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करके यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर 0 है और इस जगह पर y की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर। तो 0 से 3 में इसमें से इसको माइनस करके आप 0 से 3 में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा जानते हो कितना आएगा? आएगा 0 से 3 और इसमें से इसको माइनस कर दो। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर तो माइनस 2y प्लस 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब आंसर नहीं निकला है, मतलब ये इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2y प्लस 5, है ना, 0 से 3। अब कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह तो लगाओगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आएगा y माइनस 2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 5y और 0 से 3। तो भैया यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 रख के देखो कितना आएगा, 1/3 माइनस 9 और प्लस 15 माइनस, और 0 रख के देखो 0 यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 8/3, तो माइनस 8/3 मतलब प्लस 8/3, माइनस ऑफ माइनस 8/3 हो रहा, ध्यान देना, माइनस ऑफ माइनस 8/3, ठीक है। ऐसे हो रहा है कहानी, ठीक है। जब 0 रखोगे और माइनस करोगे तो ये सब, तो ये कुल मिला कितना आ रहा है 1/3 और प्लस 6 प्लस 8/3। तो 8/3 और 1/3 मिलकर 3 हो गया, 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। इसका आंसर जो है वो 9 के बराबर, ठीक है। तो ये जो है ना मेन इसमें जो समझना था, इसमें डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना के समझना था कि आगे ग्राफ कहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसका आंसर 9 हो गया है ना। तो ये कर दिया हुआ था। इसमें इस कर को बनाने के बाद फिर कहा गया था y बराबर 3, मतलब ऑर्डिनेट जब 3 के बराबर है तो वहां पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है। तो टेंजेंट कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का आपको एरिया निकालना है। तो वहां पर टेंजेंट खींचा इस कर्व को, और y एक्सिस के लॉन्ग निकालना ज्यादा आसान लग रहा। तो इसमें इसको x बराबर के फॉर्म में लिखा, इसको x बराबर के फॉर्म में लिखा, उसमें उस वाले x में से इस वाले x को घटा दिया, x का डिफरेंस देख लिया, फिर dy से मल्टीप्लाई कर दिया, तो छोटे से स्ट्रिप का एरिया आ गया होगा। फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 3 में, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही रहना है। तो ठीक है, x के मतलब y की वैल्यू जब x एक्सिस के ऊपर ही रहना है तो y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 3 तक जा रही है। बस हो गया काम खत्म। आसानी से हमने इस तरह से करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जैसे एरिया का ही है तो पहले आप लोग डायग्राम बनाना और फिर डिसाइड करना कि कैसे
एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना है कि वाई एक्सिस के। जब मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मतलब dx लगना है, ठीक है। तो y का डिफरेंस इंटू dx और फिर इंटीग्रेट करना है, तो x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ कि y एक्सिस के लॉन्ग निकालना है मतलब dy लगना है, तो x का डिफरेंस करके dy मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या है वो समझ करके नीचे और ऊपर रख दो, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, और इनसे तुम्हें पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस में लगातार ट्रेंड में है और किस तरह की तैयारी पानी रहनी चाहिए कि ताकि तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।